हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ध्वनि तरंग के साउंड वेव का 100+ MCQ क्वेश्चंस का ये पार्ट 1 है। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ध्वनि तरंग का है, साउंड वेव्स के 100+ MCQ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि किससे होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, की आवृत्ति से होता है। ध्वनि का तारत्व, तारत्व मतलब होता है पिच, PITCH, और तीक्ष्णता का मतलब होता है सिरलिसनेस, सिरलिसनेस। तारत्व मतलब होता है पिच। तो ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च आवृत्ति है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर की तीक्ष्ण होने के कारण उसके उच्च आवृत्ति है। लड़कियों की आवाज, मच्छर की फिनफिनाहट, चिड़ियों की चहचहाहट इत्यादि पतली ध्वनि के उदाहरण हैं, क्योंकि इनकी आवृत्ति और तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके किससे करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आयाम से करते हैं। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। जैसे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। यहाँ पे I क्या है? I को हम लोग तीव्रता से डिनोट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे A जो है, A को हम लोग आयाम से, क्या हो गया? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? तो ध्वनि का अधिकतम वेग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि उच्चतम वेग से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर टी, 30 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करती है। ध्वनि का उच्चतम वेग 30 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करती है। दोस्तों, इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है 8622904250। आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए फॉर पीडीएफ और किसी भी अपडेट के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है MG मनीष गुरु, आप इसे लाइक कीजिए, और फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु, आप इसे लाइक और फॉलो कीजिए किसी भी अपडेट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का संबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, वायुयान के वेग से है। मैक संख्या का संबंध वायुयान के वेग से है। और मैक संख्या बराबर क्या होता है? मैक संख्या, इसका फॉर्मूला है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? मैक संख्या बराबर V0/Vs। तो V0 क्या है? वस्तु की चाल, क्या है? वस्तु की चाल। और Vs क्या है? यह है ध्वनि की चाल। वायुयान या विमान के चाल को मैक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। विमान के चाल को भी मैक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन का। ध्वनि तरंग है, ये ध्रुवन का प्रदर्शन नहीं करता है। और ये तीनों का प्रदर्शन करता है, परावर्तन, अपरावर्तन और विवर्तन। ये तीनों का प्रदर्शन करता है, केवल ध्रुवन का प्रदर्शन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग बत सुनाई पड़ती है, जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितनी हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर हो। प्रतिध्वनि मूलध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत पर व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल हो 17 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि?
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर है। चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। और पराश्रय शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए, अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। इसको हम लोग इंग्लिश में SONAR भी कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु उपकरण है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तारत्व से है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है? तो तारत्व से है। तारत्व मतलब होता है पिच, PITCH। कभी कभी पिच भी लिखा रहता है। तो तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण होती है, इसका कारण है पिच, तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव पर। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर के प्रभाव पर, बिग बैंग थ्योरी। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्वनि के विचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, किसी भी मीडियम की, और चंद्रमा पर निर्वात है। चंद्रमा पर क्या है? निर्वात है, और ध्वनि के विचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य को चुनिए। यहां पे असत्य को चुनना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है, ये सही है। देखिए यहां पे असत्य को चुनना है, असत्य वाला इसका सही उत्तर होगा। तो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, ये सही है। केल्विन जो है ये तापक्रम मापन की इकाई है, ये भी सही है। बेल जो है बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, ये जो है ये ऑप्शन गलत है। और ओम विद्युतीय प्रतिरोधक मापन की इकाई है, ये भी सही है। तो यहाँ पे असत्य चुनना है, तो असत्य इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि बेल जो है, बेल के द्वारा यहाँ पे ध्वनि तीव्रता मापा जाता है। क्या है? बेल के द्वारा यहाँ पे ध्वनि तीव्रता। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे असत्य को चुनना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं, क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और ध्वनि किसी माध्यम जैसे वायु, जल एवं ठोस में अनुदैर्घ्य तरंगे की भांति कार्य करती है, एवं अनुप्रस्थ तरंग का भांति ठोसों में भी गमन करता है। ठीक है, ध्वनि के लिए जैसे किसी वायु, जल एवं ठोस में अनुदैर्घ्य तरंगे की भांति कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, किसमें है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठोस धातु। ठोस धातु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, क्योंकि ठोस क्या है? यहाँ पे माध्यम है, और ध्वनि की चाल ठोस माध्यम से द्रव में कम होता है, जबकि गैस माध्यम से सबसे कम होती है। ध्वनि की चाल किसमें किसमें होता है? सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद है गैस में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है
तो वह परिवहन करती है। क्या परिवहन करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ऊर्जा का परिवहन करती है। अगला क्वेश्चन, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। किसके स्रोत का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता से। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं। और ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल अधिक हो। क्या हो? प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। अच्छा, यहां पे जो दिया है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः वास्तविक ध्वनि के साथ श्रोता को सुनाई देता हो तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। इसको मैं रिपीट कर देता हूं, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः वास्तविक ध्वनि के साथ श्रोता को सुनाई देता है, उसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का लगभग वेग कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य पर। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य। यहां पे एक फॉर्मूला है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। यहां जो न्यू है ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। और यहां पे सी क्या है? सी जो है ये है वेग, और लैम्डा जो है ये है तरंग दैर्ध्य। तो यहां से क्या होगा? ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? वेग बराबर आ जाएगा, वेग बराबर आवृत्ति गुने क्या आ जाएगा? आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इस पे क्या हो गया? ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से एक फॉर्मूला आएगा ना सी, यहां से हम इसको लिख सकते हैं सी इक्वल टू न्यू गुने लैम्डा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में 95 से ऊपर इसे व्यक्ति सुन नहीं सकता। 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल को किससे नापते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण है डॉपलर के प्रभाव। अगला है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी किस परिघटना के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेम, इसका भी है डॉपलर के प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत में वर्णन है। किस सिद्धांत में? हम लोग डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत में वर्णन है। नेक्स्ट है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट डिस्कस किए थे। क्या है इसके लिए फॉर्मूला?
न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। हमको निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से ये करते हैं और तरंग दैर्ध्य बराबर आ जाएगा सी बाई न्यू। यहाँ पे सी कितना दिया हुआ है, तरंग की चाल यहाँ पे कितना दिया है, तो तरंग की चाल दिया है 480 और नीचे में क्या है, तरंग की आवृत्ति कितना है 120। 480 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहाँ पे क्या क्या है देखिए, तरंग दैर्ध्य बराबर है लैम्डा है इसका तरंग दैर्ध्य, और यहाँ पे सी जो है ये तरंग की चाल है, और यहाँ पे जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये तरंग की आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, जब मैक संख्या 4 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पराध्वनिक। जब मैक संख्या 4 हो तो ध्वनि को पराध्वनिक कहा जाता है। 29 नंबर, स्वर की गुणात्मकता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तारत्व मतलब हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, तारत्व मतलब होता है पिच। कहीं कहीं पे इंग्लिश में भी लिखा रहता है पिच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मच्छर की भिनभिनाहट। मच्छर की भिनभिनाहट ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतः पृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती है तो आवृत्ति जो है इसका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता उच्च हो। क्या हो? आर्द्रता उच्च हो। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब आर्द्रता उच्च हो। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो है यही है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या है? तो जो है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को ही पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति काल ध्वनि को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित किस परिणाम में परिवर्तित नहीं होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति में। जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? आवृत्ति में। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसमें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुत्तों में। अवश्रव्य ध्वनि जो सुनी जाती है वो कुत्ते द्वारा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कितना? अवश्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है, तुल्यकालिक मोटरों से किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोलन के लिए। तुल्यकालिक मोटरों में दोलन की रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल है, ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहता है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की वायु चाल कितनी है? ये जो है उड़ रहा है होगा, ये प्रिंटिंग है, ये क्या है? उड़ रहा है।
इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, वायुयान की वायु में जो चाल है, वायुयान की वायु में जो चाल है बराबर मैक संख्या गुने ध्वनि की चाल। ये क्या है? ध्वनि की चाल। यहां पे हो गया ध्वनि की चाल और यहां पे हो गया वायुयान की वायु में चाल। वायुयान की वायु में चाल बराबर मैक संख्या गुने ध्वनि की चाल। तो यहां पे मैक संख्या कितना दिया है? 2 दिया है, 2 गुने ध्वनि की चाल कितना दिया है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 दोनों को जब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 664 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 664 मीटर प्रति सेकेंड। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वायु में चाल क्या है? वायुयान की वायु में जो चाल है बराबर मैक संख्या गुने ध्वनि की चाल। बस यही फॉर्मूला को यहां पे याद करना है। अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन की परिघटना पर आधारित है एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तब तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती है और तालाब के भीतर के जल में अनुदैर्ध्य तरंग होता है। पृष्ठ पर जब आएगा, यहां पे दिया है पृष्ठ पर होगा अनुप्रस्थ और तालाब के जल के भीतर में जब आएगा तो अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है क्योंकि यहां पे पृष्ठ पर बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों। चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 75 डेसिबल। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर है 75 डेसिबल, 75 डेसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नगम्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जल में निम्नगम्य, यहां पे क्या होगा? यहां पे लिख देता हूं मैं, निम्नगम्य क्या होगा? जल में निम्नगम्य होता है। तो जल में निम्नगम्य वस्तुओं का पता सोनार के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोनार। जल में निम्नगम्य वस्तुओं का पता सोनार से लगाया जाता है। और सोनार, SONAR, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रधाती तरंग पैदा करते हैं। क्या करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ध्वनि बूम। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि बूम। पराध्वनिक विमान ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल और मनुष्य न्यूनतम 5 डेसिबल से 10 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है। कितना? 5 डेसिबल से 10 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक जैव पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। अगला है, अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20,000 से ऊपर।
अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास होता है 20,000 से अधिक होता है, या फिर 20,000 को हम लोग 20 के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय ऊर्जा के। ऑप्शन नंबर डी, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों की चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है, चुंबकीय ऊर्जा। अगला है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। इसका भी उत्तर डेसिबल होगा। ध्वनि के माप की यूनिट है डेसिबल। अगला क्वेश्चन, अपगामी तरंग किससे बनती है? इसका सही उत्तर है, अच्छा यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे अ होगा, अप्रगामी। इसको लिख देता हूं, अप्रगामी। अप्रगामी तरंग किससे बनती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विपरीत दिशा में चालित समान आवृत्ति को दो तरंगों के अप्रगामी तरंग बनती है। अप्रगामी तरंग विपरीत दिशा में चालित समान आवृत्ति की दो तरंगों के अधिरोपण के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि। क्या है? श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि कहा जाता है, और 20,000 से ऊपर के ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है, और 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को अप्रश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका पीडीएफ के लिए ये हमारे आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है 8622904250 पे आप इसको ज्वाइन कीजिए या मैसेज कीजिए इस पे, और इसका टेलीग्राम ग्रुप है MG मनीष ग्रुप, आप इसको लाइक और फॉलो कीजिए, और फेसबुक पेज है MG मनीष ग्रुप, इसको लाइक शेयर और आप इसको फॉलो कर लीजिए। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हर एग्जाम के लिए CET, रेलवे, SSC, BPSC, JPSC हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, और ये कंप्लीट बेस्ड ऑन NCERT एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ये आधारित है, और इसका अगला पार्ट जो है हम लोग कुछ ही दिनों में हम लोग इसका लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।